के रिश्तेदारों को जो दूर दूर रहते हैं और आपसे दूर ही रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास मैं संदीप गौर आपका सभी का स्वागत करते हुए प्रारंभ कर रहा हूं। और पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या अंगना अंगना के उचित अर्थ का चयन कीजिए। दोस्तों समय का अभाव रहेगा, इसलिए रैपिड फायर राउंड हमारा रहेगा। मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस या सवाल आज कराने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि क्वेश्चन पढ़ते ही फास्ट आंसर देने की कृपा करें। चलिए, तो पहला प्रश्न आपको दिख चुका है, अंगना अंगना। ये समश्रुति भिन्नार्थक क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है इसमें अंगना अंगना दो प्रकार का अंगना दिया गया है। एक में अंगी की बिंदी लगी है और एक में चंद्र बिंदु लगी है। इनके उचित अर्थ क्या होंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें, तो राइट आंसर की बात कर लें भाई, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का। जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने भी चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, तो विकल्प क्रमांक 1 इस दोस्तों क्या है, राइट आंसर। इसका मायने ये हुआ कि जो अंगना होता है जिस पर अंग की बिंदी लगी है, इसका मतलब किससे होता है, स्त्री से होता है आपका। इसी प्रकार जो अंगना है चंद्र बिंदु वाला, ये अंगना कौन सा होता है, ये कोर्टयार्ड होता है, हमारे घर का आंगन होता है। तो ध्यान रहे, हमारे घर के आंगन में चंद्र बिंदु वाला ये अंगना होता है। और जब अंग की बिंदी लगती है तो वह अंगना किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। इससे मिलता जुलता एक मैंने आपको शब्द भी बताया होगा, आपने सुना होगा, हम कहते हैं वीरांगना बाई या वीरांगना लक्ष्मीबाई। आपने सुना होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई या वीरांगना अवंतीबाई, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वीरांगना का मतलब क्या है, यहाँ पर वीरांगना का मतलब क्या है, यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि बनेगा। क्या आएगा, वीर धन अंगना। क्या बनेगा दोस्तों, वीर धन अंगना। और अभी हमने कहा है इस अंगने का मतलब क्या होता है, स्त्री से होता है। अर्थात जो स्त्री वीर होती है उसके नाम के आगे क्या लगाया जाता है दोस्तों, वीरांगना लगाया जाता है। तो ध्यान रहे कि इस अंगना का मतलब स्त्री से है, और जो चंद्र बिंदु वाला होता है उस अंगने का मतलब दोस्तों क्या है, घर के आंगन से होता है। किससे होता है, घर के आंगन से होता है। इसको आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, बताइए अंगना और अंगना में अंतर किस चीज को लेकर है। यहाँ पर बिंदी है और बिंदी कौन लगाती है दोस्तों, स्त्री लगाती है दोस्तों। ऐसा भी आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर बिंदी है और बिंदी को कौन लगाती है अपने चेहरे पर, स्त्री लगाती है। इसका मतलब इस अंगने का मतलब स्त्री हो गया। और जो चंद्र बिंदु वाला अंगना है इसका मतलब होता है घर के आंगन से। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रहे। तो विकल्प क्रमांक 1 का चयन जिन भी विद्यार्थियों ने किया है, वेरी गुड, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, निम्न में से तत्सम शब्द का जोड़ा नहीं है। यहाँ पर हर विकल्प में आपको दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा तत्सम। तो तत्सम क्या होता है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले आपका सूर्य, जैसे हम बात करें कृषक, इस प्रकार हम बात करें कर या प्रकाश या कर्पूर, या संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में सीधे प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम शब्दों का जोड़ा आपको बताना है कि इसमें से वह दो शब्द कौन से हैं पेयर में, जो दोनों के दोनों संस्कृत के हैं या तत्सम के हैं। 4 विकल्प आपके समझ रखे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का, जी दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पर उलूकी की बात करें, यहाँ पर हम कपोत की बात करें, ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं, संस्कृत के। और संस्कृत भाषा के शब्दों को क्या बोला जाता है दोस्तों, तत्सम कहा जाता है। और यदि मैं तत्सम शब्दों का रूप परिवर्तित कर दूं तो वे किस में बन जाते हैं, तद्भव बन जाते हैं। हमें पता है उल्लूक किसे बोला जाता है, उल्लू को बोला जाता है। इसी प्रकार हम बात करें कपोत, तो कपोत किसे बोला जाता है दोस्तों, कबूतर को बोला जाता है। अर्थात उल्लू और कबूतर ये तो क्या बन जाएंगे, तद्भव बन जाएंगे।
जब इनका मैं रूप परिवर्तित करूंगा। किंतु यदि मैं उल्लूक और कपोत कह रहा हूं तो ये किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के, अर्थात क्या है? तत्सम है। अच्छा, यहाँ पर फोर्थ इज द राइट आंसर होगा। बचे हुए 3 गलत क्यों हैं वो भी हम देख लेते हैं। बताइए, आम्र का मतलब क्या होता है? आम मतलब आम्र तो तत्सम है, किंतु दही क्या होता है मेरे दोस्तों? तद्भव होता है, हिंदी का होता है। दही का तत्सम क्या होगा? दधी होगा। क्या होगा दोस्तों? दधी होगा। दधी किससे बोला जाता है? दही को बोला जाता है। इसी प्रकार घोटक, घोटक किससे बोला जाता है? घोड़े को। इसका माने ये हुआ कि घोटक तो तत्सम हो गया, किंतु यहाँ पर आग तत्सम नहीं है, क्योंकि आग को संस्कृत में या तत्सम में क्या बोला जाता है? अग्नि बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? अग्नि बोला जाता है। इस प्रकार दूध की बात करें तो दूध को यहाँ पर दूध तद्भव होगा। दूध को तत्सम में क्या बोलेंगे? दुग्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुग्ध बोलेंगे। और ताम्र तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनेगा? तांबा बनेगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं तीनों ही विकल्प में एक तत्सम दिया है, एक तद्भव दिया है, जबकि मात्र विकल्प क्रमांक 4 में दोनों शब्द संस्कृत के हैं और संस्कृत के होने के कारण किसके हैं दोस्तों? तत्सम के हैं। तो फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। 56 छंद में कुल चरणों की संख्या बताइए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया आसान सा प्रश्न दिया गया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि 56 छंद में कुल चरणों की संख्या कितनी होती है? 56 छंद में चरणों की कुल संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि 56 छंद में कुल कितने चरण होते हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि भाई इसमें एक राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया है आपका 6, जी हाँ दोस्तों 6 इज द राइट आंसर। विकल्प क्रमांक 2 का चयन करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि भाई 56 छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट को, जिन विद्यार्थियों को तो याद है, उन्होंने आंसर दिया है कि 56 छंद का प्रयोग, जैसे आपको पता होगा कि आदिकाल या वीर गाथा काल में राजाओं महाराजाओं की वीरता का बखान करने के लिए, उनके पराक्रम और साहस को बताने के लिए 56 छंद का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। और 56 छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा जो कवि आपके हुए आदिकाल के चंद्रवरदाई ने किया है। इसी कारण ध्यान रहे चंद्रवरदाई को 56 छंद का राजा भी कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? चंद्रवरदाई को 56 छंद का राजा, क्योंकि 56 छंद का सर्वाधिक प्रयोग आदिकाल में चंद्रवरदाई के द्वारा अपनी जो किताब है, जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो में किया गया है। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल हमने इतना बोल दिया कि 56 छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 6। किंतु परंतु लेकिन यदि आपको याद नहीं रहता तो उसके धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। क्या कि याद कैसा करें 56 छंद में कितने चरण होते हैं? तो मुझे बताइए दोस्तों, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि भाई 56 किससे स्टार्ट हो रहा है? 6 से। और 6 का मतलब किससे होता है दोस्तों? 6 से होता है। इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि 56 किससे प्रारंभ हो रहा है? 6 से। और 6 का मतलब किससे? 6 से। इसका मतलब ये हुआ कि 56 छंद में दोस्तों कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। यदि ट्रिक पसंद आ रही दोस्तों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और जो स्टूडेंट आपकी पहली क्लास है सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। 4th नंबर पे लिखा है प्रसिद्ध सूफी कवि। जी हाँ दोस्तों, जो सूफी कवि है प्रसिद्ध असाहित्य की रचना कौन सी है? यहाँ पर कवि का नाम आपको मेंशन दिया गया है, और ये कवि कैसे हैं? सूफी कवि हैं। प्रसिद्ध सूफी कवि असाहित्य की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर विकल्प है आपका मधुमालती, दूसरा चित्रावली, तीसरा हंसावली, और चौथा दोस्तों आपका क्या है? कुतुवन। दोस्तों क्या आपका? कुतुवन। बताइए 4 विकल्पों में से कौन सी रचना यहाँ पर असाहित्य, जो कि एक सूफी कवि है, इनके द्वारा लिखी गई है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। प्रसिद्ध सूफी कवि असाहित्य की रचना कौन सी है? चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है हंसावली का, तो वेरी गुड, हंसावली इज द राइट आंसर। असाहित्य की रचना कौन सी है दोस्तों? हंसावली है। और
अन्य जो रचनाएं हैं इन तीनों रचनाओं की भी मैंने धांसू ट्रिक बताई थी दोस्तों कि मधुमालती किसकी रचना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मधुमालती किसकी रचना है, कवि मंजन की। कवि किसकी, मंजन की। तो कवि मंजन के द्वारा क्या लिखा गया है, मधुमालती। और याद करने का तरीका क्या बताया था कि मालती बर्तन मांजती। क्या बताया था तरीका मैंने, मालती बर्तन मांजती, अर्थात कवि मंजन की रचना कौन सी हो गई, मधुमालती। अच्छा, चित्रावली की भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि चित्रावली की किसकी रचना है, तो ये उस्मान की है। किस कवि की है, उस्मान की है। और इसको याद करने का तरीका क्या बताया था, यहां से मान लीजिए, यहां से चित्र ले लीजिए, तो आपकी ट्रिक क्या बन जाएगी, मानचित्र। क्या बन जाएगी, मानचित्र। तो मान से उस्मान और चित्र से क्या है, चित्रावली। इसी प्रकार कुतुबन किसकी रचना है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों, इसकी किसकी रचना है, मृगावती। जी हाँ दोस्तों, कुतुबन कवि की रचना कौन सी, यहाँ पर मृगावती। और इसके तरीका मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर मृग मतलब हिरण, तो मृग के पीछे क्या पड़ गए, कुत्ते पड़ गए। और कहां पर पड़ गए, वन में पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार में बताया था कि मृग मतलब हिरण होता है और हिरण के पीछे क्या पड़ गए, कुत्ते। और कहां पर पड़ गए, वन में पड़ गए। तो इस प्रकार मधुमालती मंजन की रचना हो गई, चित्रावली उस्मान की हो गई, और यहाँ पर कुतुबन की रचना कौन सी होगी दोस्तों, आपका मृगावती हो गई। चलिए, तो आई होप आपको अब याद रहेगा दोस्तों कि भाई जो असाहित्य की रचना कौन सी है, हंसावली। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिया, बहुत बढ़िया आपने तरीका लगाया, किंतु यदि आपको इसको याद करना है हमेशा के लिए, कि ऐसे ट्रिक दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, धांसू ट्रिक, कि आपको हमेशा याद रहेगा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब वह तरीका क्या जानिए दोस्तों, इसके धांसू ट्रिक क्या होगी वह जानिए। अब इसको याद करने की दोस्तों धांसू ट्रिक में आपको बता रहा हूं, क्या बताइए, असाहित्य। दोस्तों क्या लिखा आपका, असाहित्य। अब याद करेंगे, असाहित्य को हमेशा मान लेते हैं, असाहित्य का मतलब है साइड में, कि साइड में जाकर क्या कीजिए, हंसिए। साइड में जाके क्या कीजिए, हंसिए। और साइड का मतलब है असाहित्य, और हंसने का मतलब क्या है, हंसावली। तो हमारी धांसू ट्रिक क्या हो गई, असाहित्य का मतलब है साइड में, और साइड में जाकर क्या कीजिए, हंसिए। यदि आप अपने मित्रों से बात कर रहे हैं और कोई मित्र आपका परेशान करता है, तो हम उसे क्या करते हैं कि भाई अभी रुक जाइए, कुछ गंभीर वार्तालाप चल रही है। यदि आपको हंसी आ रही है तो आप साइड में जाके क्या है, हंसिए। तो असाइड का मतलब क्या है, साइड में। असाइड का मतलब क्या है, साइड में, और साइड में जाकर क्या कीजिए, हंसिए। तो असाइड का मतलब असाइड से, और हंसने का मतलब किससे, हंसावली से। तो इस प्रकार दोस्तों धांसू ट्रिक से आपको यह प्रश्न याद रहेगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया गया है, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन आपके समक्ष, कुसुमित, कलंकित, मोहित और अमित। 4 विकल्पों में से बताइए किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर की बात कर लें तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे डील करना मैंने आपको पहले भी बताया। क्या, यदि जब भी आपसे परीक्षा में किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय का पूछा जाए कि बताइए किस शब्द में कोई पर्टिकुलर उपसर्ग है या प्रत्यय है या अथवा नहीं, तो आपको करना क्या है, जो भी एग्जामिनर ने, जो भी परीक्षा नियंत्रक ने आपको प्रश्न दिया है, आप क्या कीजिए, उस शब्द में से वह प्रत्यय हटा दीजिए। यदि उपसर्ग या प्रत्यय हटाने के बाद यदि जो शब्द बचता है और वह शब्द यदि सार्थक होता है, तब तो समझ लीजिए कि उस शब्द में दोस्तों क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय विद्यमान है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को पुनः सुनिए। जब भी आपको किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय की पहचान करना हो, तो उपसर्ग और प्रत्यय को उस शब्द से हटा दीजिए, और यदि बचा हुआ शब्द सार्थक होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो तब तो समझ लीजिए उस शब्द में दोस्तों क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय आपका विद्यमान है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपसे किसका पूछा गया है, इत प्रत्यय का पूछा गया है। किसका पूछा गया दोस्तों, आपका इत प्रत्यय का पूछा गया है। बताइए, यहां से यदि मैं इत प्रत्यय हटा दूं तो क्या बच जाएगा, कुसुम। क्या बच जाएगा, कुसुम। इसी प्रकार दोस्तों कलंकित में से यदि मैं इत प्रत्यय हटा दूं तो क्या बच जाएगा, कलंक। मूल
अमित शब्द क्या बन जाएगा? कलंक। बताइए इसी प्रकार से यहाँ पर मोहित में से यदि मैं इत प्रत्यय हटा दूं तो शब्द क्या बन जाएगा? मोह। क्या बन जाएगा? मोह। इसी प्रकार हम बात कर ले यहाँ पर कि भाई अमित शब्द से यदि इत प्रत्यय हटा दूं तो क्या बन जाएगा? अम बच जाएगा। अब मुझे बताइए मैंने कुसुमित में से इत प्रत्यय हटाया तो क्या बचा? कुसुम। बताइए क्या कुसुम शब्द अपने आप में सार्थक है क्या? जी बिल्कुल है। कुसुम किसे बोला जाता है? फूल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? फूल को कहा जाता है। इसका मतलब है कुसुमित में इत प्रत्यय दोस्तों विद्यमान है। अच्छा कलंकित में बताइए इत प्रत्यय हटाया शब्द क्या बचा? कलंक। इसका मतलब है कलंक भी सार्थक है। इसका मतलब है यहाँ पर भी इत प्रत्यय विद्यमान है। इसी प्रकार हम बात कर ले यहाँ पर मोहित में जैसे हमने इत प्रत्यय हटाया शब्द क्या बचा? मोह। और बताइए मोह अपने आप में एक आपका सार्थक शब्द है। इसका मतलब है यहाँ पर भी आपका प्रत्यय विद्यमान है। और अमित में जैसे ही मैंने यहाँ पर इत प्रत्यय हटाया तो क्या बचा? अम। और अम कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता दोस्तों, यह निरर्थक शब्द है। इसका मायने ये हुआ कि अमित में इत प्रत्यय नहीं है, अर्थात अमित अपने आप में एक दोस्तों क्या है? अमित अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। हाँ यदि बात करें उपसर्ग की तो उपसर्ग दोस्तों क्या होगा? इसमें अ उपसर्ग होगा। इसमें एक प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग क्या है? अ होगा, क्योंकि यहाँ पर मित मतलब होता है कम और अमित मतलब क्या होता है? अत्यधिक। यहाँ पर बात कर लें अ उपसर्ग होगा, इत प्रत्यय यहाँ पर दोस्तों क्या नहीं है, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अमित। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित। कि भाई अमित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीन में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है इन चारों में से शुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा है। जो लोग समझते हैं हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, जी हाँ दोस्तों मानते हैं आपकी हिंदी व्याकरण अच्छी होगी, किंतु फिलहाल आपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखते कितने लोग आज इसका आंसर दे पाते हैं। आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो फटाफट दोस्तों बताइए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें कि भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का कि चिड़िया गा रही है, तो विकल्प क्रमांक 1 जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। दिस इज दोस्तों क्या है? रॉन्ग आंसर। ये आपका गलत है। और गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि चिड़िया गा रही है, चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया चहक रही है। क्या होना चाहिए था दोस्तों यहाँ पर? चिड़िया चहक रही है। इस कारण यहाँ पर ये गा रही, गा होने के कारण आपका जो वाक्य क्रमांक 1 है दोस्तों ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि चिड़िया गाती नहीं है, चिड़िया चहक रही है, ऐसा होना चाहिए था। चलिए सोहन ने दुकान से 2 नमक की थैलियां खरीदी। यह दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपका। कई बार दैनिक जीवन में आपने देखा होगा हम दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भैया 2 नमक की थैलियां दे दीजिए या 2 दूध के पैकेट दे दीजिए। बताइए दोस्तों 2 नमक होते हैं क्या? नहीं होते भाई, नमक तो एक ही होता है। होगा क्या? सोहन ने दुकान से नमक की 2 थैलियां खरीदी। क्या आएगा? सोहन ने दुकान से नमक की 2 थैलियां खरीदी। जबकि दैनिक जीवन में कई लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं। आप में से भी कई दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं 2 दूध के पैकेट दे दीजिए। दोस्तों 2 दूध नहीं होते, दूध तो एक ही प्रकार का होता है। आपको यह कहना चाहिए कि दूध के 2 पैकेट दे दीजिए। इसके कारण यह वाक्य दोस्तों कैसा हो गया? गलत हो गया कि सोहन ने दुकान से नमक की 2 थैलियां खरीदी, यह होना चाहिए था। चलिए दीक्षा ने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। अब बताइए दोस्तों यह विकल्प जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है वेरी गुड, यह भी दोस्तों कैसा है? रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है बताइए? दीक्षा ने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिए। दोस्तों जो रहस्य होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं? गुप्त होते हैं। जो आपकी जो रहस्य होते हैं, रहस्य होता है वह कैसा होता है? गुप्त होता है। तो यहाँ पर गुप्त शब्द का प्रयोग अनावश्यक किया गया है, इसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी भली भांति जानते हैं जो भी रहस्य की बातें होती हैं वह कैसी होती हैं? गुप्त होती हैं। इस कारण यह भी गलत हो गया। हाँ लास्ट वाला जो दिया गया है कि रुचि ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई,
यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है कि भाई रुचि ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। अब 2-4 कड़ियां ही क्यों गाई कि हो सकता है उसे 2-4 कड़ियां ही या 2-4 लाइनें ही आती हो। चलिए दोस्तों, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 विकल्प बिल्कुल गलत दिए गए हैं। यदि कोई शुद्ध वाक्य है तो वह सिर्फ अंतिम वाला है कि रुचि ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी इतनी आसान भी नहीं है दोस्तों। आज आपको पता लग गया होगा कि कितने हाई लेवल के सेंटेंस आपकी परीक्षा में भ्रमित करने के लिए दे दिए जाते हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्या है गलत करके आ जाते हैं और जब परीक्षा में एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं तब हमें लगता है कि काश हमारा वो हिंदी के क्वेश्चन सही हो जाता तो आज मेरा क्या दोस्तों सिलेक्शन हो जाता। तो ध्यान रहे दोस्तों, मैं पहले भी अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, एक अच्छे विद्यार्थी की, एक बुद्धिमान विद्यार्थी की पहचान यह होती है कि वह उत्तर आते हुए भी चारों विकल्पों को, चारों ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से देखता है, तत्पश्चात ही यहाँ पर सही उत्तर का चयन करता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, अहंकार में, गर्व में या ओवर कॉन्फिडेंस में विकल्प का चयन यदि करेंगे तो हो सकता है ये आगामी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में आपको नुकसान या क्षति पहुंचे। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? ध्यान रहे दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 13, 24, 48 और 96। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिए क्या कि दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए राइट आंसर की बात कर लें। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आपका 24 का, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया 24 का, वेरी गुड, दिस इज द रॉन्ग आंसर। यह दोस्तों गलत उत्तर है। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर विकल्प क्रमांक 4 96 का, तो दोस्तों यह तो गलत नहीं दोस्तों, क्या है? महागलत है। आपने लास्ट क्लास में हो सकता है 96 आंसर में कंफ्यूज होके यहाँ पर कुछ आंसर देने की कोशिश की गई, किंतु यहाँ पर 96 नहीं होगा। तो फिर बात करें राइट आंसर क्या होगा? जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है 48 का, वेरी गुड। तो यहाँ पर 48 इज द दोस्तों क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों कितना होगा? 48 होगा, 48 होगा। अब दोहा छंद में कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 48। यदि आपसे ऐसा पूछता कि दोहा छंद के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है, तो प्रत्येक पंक्ति में तो 24 होती है, किंतु आपसे क्या पूछा गया था? कुल मात्राएं। अब मुझे बताइए कि जो दोहा छंद होता है, दोहा छंद में कितनी पंक्तियां होती हैं? यदि नंबर ऑफ रो की बात करें तो दोहा छंद में दोस्तों कितनी पंक्तियां होती हैं? 2। और एक पंक्ति में एक रो में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। इसलिए दो पंक्तियों में, 2 रो में कितनी हो जाएगी? तो आप 24 में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 48 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 48 द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ना तो कोई कोचिंग संस्थान आपको बताता है, ना ही किसी किताब में दिए रहते हैं, और जो चीज कहीं पर ना मिले वह आपको सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंच के से संदीप सर के द्वारा दोस्तों क्या है? निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इसलिए वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, और जो महान आत्माएं वीडियो को डिसलाइक करती हैं उन्हें भी हम शत नमन करते हैं, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं हमसे डेली जुड़ते हैं। भले डेली यहाँ पर डिसलाइक करने ही आते हैं, किंतु रेगुलर आपके जुड़ते तो है। क्यों? चलिए आप संदीप सर की लाइक को क्या डिसलाइक किया जाए, किंतु ध्यान रहे जो इस समय मुझे देख रहे हैं उनको मैं आपको खुली चेतावनी देना चाहता हूं। यदि आप वीडियो पे डिसलाइक कर सकते हैं, किंतु आप मेरी धांसू ट्रिक को, मेरी प्रतिभा को, मेरी कला को दोस्तों कभी आप डिसलाइक नहीं कर सकते, और ना ही मुझे आप कभी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें कि भैया दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो राइट आंसर कितना होगा? 48। हाँ, प्रत्येक पंक्ति का पूछे तो प्रत्येक पंक्ति में होती है 24, तो 2 पंक्तियों में कितना होगा? 24 में आप 2 का गुणा करेंगे तो राइट आंसर दोस्तों कितना होगा? 48 होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा उदाहरण के माध्यम से। आप देखेंगे यहाँ पर दोहा छंद का उदाहरण में लिखा है कि ढलता सूरज देखी के चकई दीनी रोए, चल चकवा वही देश मां रेन जहां नहीं होए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंक्तियां कितनी दी गई आपको? 2। कितनी पंक्तियां दी गई मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको? 2। और प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? यदि आप पंक्तियों की बात करें तो 2 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? 24। और ये 24 मात्राएं भी
13 11 पर बटी रहती है, मतलब 4 चरण होंगे। यहाँ पर आपकी कितनी मात्रा होती है? 13, यहाँ पर आपकी 11। इसी प्रकार ये आपकी 13 और ये आपकी कितनी होंगी? 11। तो जो 24 मात्राएं होती है 13 11 की, यति या विश्राम पर आपकी होती है दोस्तों, मतलब एक पंक्ति में 24 और 2 पंक्तियों में कितनी हो जाएंगी? 48। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि 2 छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रहे, कुल मात्राओं पूछने पर आपका आंसर 48 होना चाहिए, ना कि दोस्तों क्या है? 24 होना चाहिए। अब इस चीज को मैंने और मेंशन करके रखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यह अर्ध समात्र छंद है। अर्ध समात्र छंद का मतलब है आधे चरणों में समान मात्राएं और आधे चरणों में क्या है? असमान मात्राएं होती हैं। कि इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर लिखा है कितनी पंक्तियां होती हैं? 2। यही तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। यहाँ पर कितनी पंक्तियां होती हैं? 2 पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होती हैं? 2 पंक्तियां होती हैं। और प्रत्येक पंक्ति में 13 11 से कितनी मात्राएं होती हैं? 24। इस प्रकार से दोहे के इस प्रकार इसके चारों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्रा होंगी? 48। तो 48 तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर 8वें नंबर पे, क्या हिंदी के किस लेखक लेखिका को उनके प्रसिद्ध उपन्यास दुक्खम सुक्खम के लिए 2017 का, जी हाँ दोस्तों, इन्हें 2017 में 27वां व्यास सम्मान दिया गया था। उस लेखक के लेखिका का चयन करना है जिनके प्रसिद्ध उपन्यास दुक्खम सुक्खम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया था। ऑप्शन आपके समक्ष कुंवर नारायण, ममता शर्मा, नासिरा शर्मा या रामविलास शर्मा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई दुक्खम सुक्खम उपन्यास के लिए किसे 2017 में 27वां व्यास सम्मान दिया गया था। नंबर भी बता दूं, क्योंकि व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो 27वां व्यास सम्मान 2017 में किस लेखक लेखिका को उनके उपन्यास दुक्खम सुक्खम के लिए दिया गया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है ममता कालिया, जी दोस्तों, ममता कालिया इज द राइट आंसर। 2017 में ममता कालिया को ही उनके प्रसिद्ध उपन्यास दुक्खम सुक्खम के लिए 27वां व्यास सम्मान दिया गया था। अब जिन विद्यार्थियों को तो याद है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, किंतु जिनको याद नहीं रहता उसके धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए मेरी धांसू ट्रिक से। अब यह क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो वह धांसू ट्रिक क्या वह जानिए। सपोज कीजिए यहाँ पर दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति को माँ की ममता मिल जाती है, हमारी ट्रिक क्या होगी दोस्तों? हमारी धांसू ट्रिक क्या होगी वह जानिए कि जब किसी व्यक्ति को माँ की ममता मिल जाती है तो उसके सारे दुख किस में बदल जाते हैं? सुख में बदल जाते हैं। जी दोस्तों, इस प्रकार से याद करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को माँ की ममता मिल जाती है तो उसके सारे दुख किस में परिवर्तित हो जाते हैं? सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। और ममता का मतलब किससे है? ममता कालिया से। और दुख सुख में परिवर्तित हो गए, मतलब उपन्यास कौन सा था? दुक्खम सुक्खम। अब अच्छा किस वर्ष मिला यह भी मैं आपको याद करा देता हूं। कैसे? सपोज कीजिए कोई कालिया नाम का लड़का है, वह बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया। कोई कालिया नाम का लड़का है, वह बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया और जब 17 साल का हो गया तो उसे अपनी माँ की क्या मिल गई? ममता मिल गई। उसे अपनी माँ की क्या मिल गई? ममता मिल गई। कितने वर्ष में? 17 वर्ष में। देखो बचपन में बिछड़ा था, 17 वर्ष में मिला, उसे माँ की क्या गई? ममता मिल गई। और 17 वर्ष में मिला, इसका मतलब 2017 में इन्हें दोस्तों क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमारी धांसू ट्रिक से याद कर सकते हैं। यदि आपकी ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बता दीजिए कि संदीप सर की धांसू ट्रिक वाली क्लास का आगाज दोस्तों हो चुका है। चलिए अब व्यास सम्मान से संबंधित 2 महत्वपूर्ण लोगों के नाम रामविलास शर्मा और यहाँ पर
नासिरा शर्मा, यह भी अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला व्यास सम्मान यदि पूछे, पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को मिला था और अंतिम बार किसे मिला है? नासिरा शर्मा को 2019 में। ध्यान रहे 2019 में नासिरा शर्मा को मिला था। उनकी जो रचना थी कागज की नाव के लिए, कि क्या थी? उन कागज की नाव के लिए। तो कुछ तथ्य मैं आपको यहाँ पर दोस्तों बता देता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर व्यास सम्मान से संबंधित फॉन्ट छोटा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। यहाँ पर लिखा है कि भाई स्थापना व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख भी देता हूं कि 1991 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर पुरस्कार राशि की बात करें, इसमें 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दिया तो 3.50, यहाँ पे इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और प्रथम विजेता कौन है? प्रथम विजेता यहाँ पे लिखा है रामविलास शर्मा। पहला व्यास सम्मान जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, सबसे पहले किसको मिला था? रामविलास शर्मा को। और आखिरी विजेता की बात कर ले, अंतिम बार किसको मिला है? नासिरा शर्मा को 2019 में। और 2020 की लिस्ट भी आने वाली है अगले माह दिसंबर में। हर साल दिसंबर में ज्ञानपीठ अवार्ड, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी, इनकी लिस्ट जारी की जाती है। तो 2020 का व्यास सम्मान भी दोस्तों अगले मंथ में दोस्तों क्या होगा? घोषित किया जाएगा। तो ध्यान में रखना है 2019 का व्यास सम्मान किससे मिला है? नासिरा शर्मा को। और एक और आपको महत्वपूर्ण चीज क्या याद रखना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद भारत में दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यदि आपसे ऐसा पूछे हिंदी साहित्य का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड, उसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा मेरे दोस्तों? तो दूसरा दोस्तों क्या होगा? आपका व्यास सम्मान होगा। दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? व्यास सम्मान है। चलिए दोस्तों अब बात कर ले साहित्यकार के नाम कि भैया 2019 में नासिरा शर्मा को मिला, तो उनके किस उपन्यास के मिला था? कागज की नाव के लिए। किसके लिए मिला था? कागज की नाव के लिए। और 2018 में किसको मिला था? लीलाधर जगुड़ी को। उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला था। और 2017 में ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के मिला था। तो 17, 18, 19 तीनों का मैंने बता दिया है। और 2020 की जो लिस्ट है वो अगले मंथ दोस्तों दिसंबर में घोषित होगी। तो इतनी चीज दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने आपको व्यास सम्मान से संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए जो आपकी परीक्षा में दोस्तों क्या है पूछे जा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फोन थोड़ा आपका रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, 480 या 720 पे रखिएगा। और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी आपका ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाया में अलंकार कौन सा है दोस्तों? तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाया में आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। चलिए यमक, अनुप्रास, श्लेष और उपमा, 4 विकल्प मेरे दोस्तों दिए गए हैं। इसका राइट आंसर बताइए मेरे शेर शेरनियों, मेरे रसगुल्लो। इसका आंसर फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें कि जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है अनुप्रास अलंकार, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया अनुप्रास अलंकार, तो वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार इज द राइट आंसर। अब अनुप्रास अलंकार क्यों है? तो दोस्तों आपको पता होगा अनुप्रास का मतलब होता है वर्ण का बार बार आना। अनुप्रास शब्द का मतलब ही क्या होता है? वर्ण का बार बार आना। इसका मायने यह हुआ कि जब किसी पंक्ति में या किसी गद्य में या फिर किसी पद में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण की रिपीटेशन बार बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। बताइए यहाँ पर ता की आवृत्ति, यहाँ पर किस किस की आवृत्ति हो रही है? ता की। तनुजा में ता की, तट में ता की, तमाल में ता की, तरुवर में ता की। तो इस प्रकार ता वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। क्या होगा आपका? अनुप्रास अलंकार होगा। अब कई बार यह भी पूछ लिया जाता है क्या कि तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाया, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? यदि यह आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाया, ये किस कवि या लेखक की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं, तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाया। और इनकी जो एक रचना है
प्रेम माधुरी। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक रचना है कौन सी? प्रेम माधुरी, जो कि 1875 में लिखी गई थी, 1875 में। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है प्रेम माधुरी 1875 में लिखी गई थी दोस्तों, शुक्रवार के दिन 12:30 बजे। तो उसी की यह पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक कक्षा 5वीं में आपने पेज नंबर 82 पे पढ़ा होगा, अंधेर नगरी। क्या पढ़ा होगा? अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये वही दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और उन्हीं की रचना प्रेम माधुरी की रचना है तरणी तनुजा तरतमाल, जिसका मायने यह होता है दोस्तों, तरणी का मतलब होता है दोस्तों क्या? सूर्य। तरणी का मतलब होता है सूर्य और तनुजा मतलब होता है पुत्री। और हमें पता है सूर्य पुत्री किसे कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है। इसका मायने यह हुआ कि यमुना के तट पर तमाल के ऊंचे ऊंचे दोस्तों क्या लगे हुए हैं? वृक्ष लगे हुए। तमाल के जो वृक्ष होते हैं ये बरगद के समान काफी विशाल होते हैं। तो यहाँ पर कवि का आशय यह हुआ कि तरणी तनुजा अर्थात यमुना नदी के तट पर तमाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं, जो यमुना नदी के जल को पावन पाकर उसे स्पर्श कर रहे हैं या फिर उसमें अपने सौंदर्य को निहार रहे हैं। ये अर्थ होता है तरणी तनुजा तरतमाल तरुवर बहु छाएगा मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। किसका कथन है? कई बार एमपीएसआई में पूछा गया मेरे दोस्तों, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। यह प्रसिद्ध कथन किस प्रसिद्ध आचार्य का है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मेरे सारे सैनियों, मेरे लाडलो। इसका आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर की बात कर ले कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? अर्थात जो रस युक्त वाक्य होता है जिसमें आनंद छिपा होता है वही मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। तो यह प्रसिद्ध कथन दोस्तों किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रट लीजिए। 100% आगामी भविष्य में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और व्यापक में कई बार ये रिपीट भी किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। यह कथन किसका दोस्तों? आचार्य विश्वनाथ का है। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। बांसुरी चल रही किसकी करती है? जी हाँ दोस्तों, कई बार पूछा गया है स्कूल व्याख्याता परीक्षा में, इधर यूजी से नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा गया कई बार कि भाई बांसुरी जल गई किसकी करती है? ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, सुदामा पांडे धूमिल, कुंवर नारायण या धर्मवीर भारती। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइए कि यहाँ पर बांसुरी जल गई, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए अब राइट आंसर की बात कर ले कि बांसुरी जल गई। हालांकि कमी विद्यार्थियों इसका आंसर पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि बांसुरी जल गई किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की। किसकी रचना मेरे दोस्तों? सुदामा पांडे धूमिल की यह रचना है। अब बात आती है सर ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी, हम कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे शहरनियों, मेरे लाडलो। अब वह तरीका जानिए, संदीप सर की वह धांसू ट्रिक जानिए जिससे हमेशा के लिए आप इस क्वेश्चन को अपनी स्मृति में हमेशा अपने जहन में दोस्तों क्या है बनाए रख सकते हैं। और वह धांसू ट्रिक क्या दोस्तों? अब जानिए, बताइए। लिखा हुआ है यहाँ पर बांसुरी जल गई। क्या लिखा है? बांसुरी जल गई और जलकर क्या हो गई? खाक हो गई। और कहां पर मिल गई? धूल में मिल गई मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी कि बांसुरी जल गई और कहां पर मिल गई? धूल में मिल गई। और धूल का मतलब क्या है आपका? धूल में मिल गया अर्थात धूमिल। और धूमिल का मतलब किससे? सुदामा पांडे धूमिल से है। तो हमारी बस ट्रिक दोस्तों इतनी सी है कि बांसुरी जल गई और जलकर क्या है? धूल में मिल गई। और धूल में मिल गई का मतलब क्या है? धूमिल, अर्थात सुदामा पांडे धूमिल की रचना है बांसुरी दोस्तों जल गई। यदि ट्रिक पसंद आ रही दोस्तों इसको फटाफट लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। हर हफ्ते आपके लिए मैं अच्छे से क्वेश्चन की सीरीज लेके आता हूँ और उन क्वेश्चनों को ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है, क्या तरीका अपनाना है, क्या ट्रिक अपनाना है, उसका तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। लिखा है क्या
रणवीर में समास है। क्या पूछा गया है? रणवीर में कौन सी समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना चाहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अब देखो रणवीर में कौन सी समास है, यह प्रश्न ऑप्शन से आराम से हो जाएगा। कैसे बताइए? कर्मधारय समास, हम सभी को पता है कर्मधारय समास कब होती है? जब पहला पद विशेषण होता है या फिर किसी ऐसे उपसर्ग का प्रयोग किया जाए जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होता हो। अब बताइए रणवीर में पहला या दूसरा कोई भी पद यहाँ पर विशेषण है क्या? नहीं है। और जब विशेषण नहीं होता तो वहां पर मेरे दोस्तों कर्मधारय समास नहीं होती। इसका मतलब है कर्मधारय समास नहीं होगा। अच्छा, अव्ययी भाव समास की बात कर ले। अव्ययी भाव समास में की परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो, यदि पहला पद आपको कोई उपसर्ग मिल जाए, कोई अव्यय मिल जाए, पर कंडीशन यह है कि वह उपसर्ग या अव्यय विशेषण की भांति काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपसर्ग विशेषण की भांति काम करेगा तो भाई कर्मधारय में चले जाएगा। तो साधारण उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? अव्यय में होता है, आपका अव्ययी भाव समास में होता है। या जब शब्दों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होती है। बताइए यहाँ पर कोई उपसर्ग है नहीं, शब्दों की आवृत्ति हो नहीं रही है, इसका मतलब है अव्ययी भाव समास में इसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, बहुव्रीहि की बात कर ले। बहुव्रीहि समास में दो पद होते हैं, पहला दूसरा, हर समास में दो पद होते हैं, किंतु बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, एक तीसरा या अन्य अर्थ प्रधान होता है। बताइए रणवीर से आपको क्या किसी अन्य व्यक्ति की बात का पता चल रहा है क्या? अब ये मत बोलिए हाँ सर रणवीर का मतलब है रणवीर कपूर से या रणवीर सिंह से। दोस्तों मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर तीसरे अर्थ का कहने का मतलब है वो देवताओं के नाम या असुरों के नाम होना चाहिए, या फिर ऐसा व्यक्ति जो इस धरती पर उसके समान कोई दूसरा ना हो, इस ब्रह्मांड में कोई और ना हो। तो रणवीर से कोई तीसरा अर्थ आपको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब है यहाँ पर भी आपकी रणवीर में आपकी बहुव्रीहि समास में होगी। अब एकमात्र विकल्प मेरे दोस्तों क्या बच गया? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग होता है? कारकों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में हमेशा जो 8 कारक होते हैं, कर्ता से लेकर अधिकरण तक, आपके संबोधन तक, तो यहाँ पर आपके कारक आपके छिपे होते हैं। बताइए रणवीर का समास विग्रह करेंगे क्या आएगा? रण में वीर। जो रण में वीर है उसे ही तो मेरे दोस्तों क्या बोला जाता है? आपका रणवीर बोला जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इसमें समास कौन सी होगी? आपकी तत्पुरुष समास हो गई। और तत्पुरुष भी कौन सी हो गई? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि हमें पता है अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में और पर। क्या होती है? में और पर। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? में और पर। क्योंकि समास विग्रह करने पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? में। इस कारण यहाँ पर तत्पुरुष समास भी कौन सी हो गई? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गई। तो समास विग्रह होगा रण में वीर। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने इसका चयन किया वेरी गुड, इसका यही सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जी हाँ दोस्तों, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? यह भी आपसे कई बार दोस्तों पूछा गया है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है राजा जयसिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप या राजा मानसिंह। बताइए जो प्रसिद्ध बिहारी कवि हैं। और एक साथ से पूछा जाए हिंदी साहित्य का वह एकमात्र कवि जो एकमात्र रचना के कारण संपूर्ण हिंदी साहित्य में विख्यात हुआ, तो वह कवि दोस्तों कौन है? बिहारी है। बिहारी अपने एकमात्र रचना बिहारी सत्संग के कारण, जिसमें 700 से अधिक दोहे थे, उसके कारण संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपके प्रसिद्ध हैं। तो आपको बताना है कि जो बिहारी कवि हैं वह किस राजा के दरबारी कवि थे, किस राजा के आश्रय में इन्होंने शरण ली थी। चलिए राइट आंसर की बात कर लें। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है राजा जयसिंह, तो राजा जयसिंह इज द राइट आंसर। वेरी गुड। यहाँ पर राजा जयसिंह बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। जो आपके बिहारी कवि हैं, कवि बिहारी राजस्थान के जो राजा थे, कौन? राजा जयसिंह। इन्हीं के दोस्तों क्या थे? दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? राजा जयसिंह हो जाएगा। अब
कवि बिहारी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। क्या तो इनका पूरा नाम दोस्तों क्या था? बिहारी लाल। बिहारी लाल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बिहारी बोलते हैं। तो कभी बिहारी से संबंधित कुछ अन्य आपको जो चीजें याद रखना है वह क्या? पहला तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? एकमात्र बिहारी सतसई। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। और सतसई का मतलब क्या होता है? 700 दोहों का समूह। इनकी एकमात्र रचना कौन सी मिलती है? प्रमाणिक बिहारी सतसई। और इसमें कितने दोहे दोस्तों? 713। कुछ किताबों में 719 दिया गया है, किंतु राइट आंसर दोस्तों कितना है? 713। इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। अच्छा, किस राजा के दरबार में रहे हैं? तो राजस्थान के राजा जयसिंह के दरबार में रहे। और एक क्वेश्चन आपको एमपी जीके में पूछा जा सकता है कि बिहारी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर दीजिए एमपी जीके के अंतर्गत कि कवि बिहारी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? इनका जन्म आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ है। जन्म स्थान की बात कर लें, इनका जो जन्म स्थान है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। और दोस्तों इनके जो अधिकतर दोहे इन्होंने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। और इनके कितने दोहे लिखे हैं? 713। और साधारणतः ये किसके कवि है? श्रृंगार रस के कवि हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कवि बिहारी किस रस के प्रधान कवि हैं, तो श्रृंगार रस पर उन्होंने अपने सर्वाधिक मेरे दोस्तों दोहे रखे हैं। और पांचवा पॉइंट यदि आपको पूछे कि भैया गागर में सागर भरने के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या है? गागर में सागर। गागर में सागर भरने के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह भी क्या आएगा? बिहारी आएगा। दोस्तों गागर में सागर भरने का मतलब होता है कम शब्दों में अधिक बात कहना। मतलब बिहारी अपने जो दोहे लिखते थे, इनके दोहे देखने में तो काफी छोटे लगते थे, किंतु अर्थ दोस्तों क्या है? बहुत ही अधिक होता था। इसी कारण इनके दोहे के बारे में एक लाइन कही जाती है क्या? कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव भरे गंभीर। तो इस प्रकार के दोस्तों ध्यान में रखना मेरे शेर शेरनियों, मेरे लाडलो, कि यहाँ पर गागर में सागर बनने के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कवि बिहारी प्रसिद्ध है। ये कम शब्दों में ज्यादा बात कहने के लिए क्या है? हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। तो बिहारी से संबंधित पांचों पॉइंट मैंने आपके समक्ष मेंशन कर दी दोस्तों। इससे बाहर कोई क्वेश्चन बिहारी के नाम से दोस्तों नहीं जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको आज बिहारी लाल या कवि बिहारी के बारे में दोस्तों बताए हैं। अच्छा, एक और आपको ध्यान रखने, क्या भैया ये हिंदी साहित्य किस काल के कवि हैं? दे दे, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो दोस्तों याद रखना, यह रीतिकाल के कवि है। ये रीतिकाल के कवि है। यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, यह हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंध रखते हैं। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा? पृथ्वी के पर्यायवाची का चयन कीजिए मेरे दोस्तों। पृथ्वी के कौन से पर्यायवाची का समूह यहाँ पर सही दिया हुआ है? किस विकल्प में सारे पर्यायवाची पृथ्वी के बिल्कुल सही दिए गए हैं? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पृथ्वी के यहाँ पर पर्यायवाची किस विकल्प में सही है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि पृथ्वी के पर्यायवाची किस विकल्प में सही प्रयुक्त हुए हैं। चलिए अब राइट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों। 2 शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या? अचल और अचला। इनके अर्थ भी आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रहे। एक शब्द आपको दिया गया है अचल और अचला, इन दोनों के भी अर्थ आपसे पूछे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थी इसमें काफी भ्रमित होते हैं, किंतु आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका मैं तरीका बता रहा हूं दोस्तों। अचल किसे कहा जाएगा? जो चल नहीं सकता वह क्या है? अचल। और जो चल नहीं सकता, अचल का मतलब है अचल मेरे दोस्तों किसको बोला जाता है? पर्वत या पहाड़ को बोला है। जो चल नहीं सकता, बताइए पर्वत कभी चलता है क्या? नहीं चलता। तो अचल किसको बोला जाता है? पर्वत या पहाड़ को।
और अचला, अचला किसे बोला जाता है? पृथ्वी या धरती को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? पृथ्वी या धरती को अचला बोला जाता है। तो ये दो शब्दों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना मेरे दोस्तों कि भाई अचल का मतलब पर्वत से हो गया और अचला का मतलब किससे हो गया? पृथ्वी या धरती से हो गया। चलिए चलते हैं हमारे हम अब क्वेश्चन की ओर। अब भाई आपसे पूछा गया था कि भाई पृथ्वी के पर्यायवाची, इसका मतलब ये तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि अचल का मतलब क्या होता है? पर्वत। इसका मतलब है कि भूमि होता है, धरा भी होता है, वसुधा भी होता है। अचल का मतलब ही मैंने क्या होता है? जो चल नहीं सकता मतलब पर्वत। इसका मतलब है यह अचल होने के कारण विकल्प क्रमांक 1 हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखते हैं, धरती, धरती भी होता है, अग्नि भी होता है, अचला, अचला बताया था, अचला धरती को ही बोला जाता है। और दाव, जी हाँ दोस्तों, ये दाव क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था दाव मतलब क्या होता है? जंगल होता है, और जंगल में लगने वाली क्या कहलाती है? दावाग्नि कहलाती है दोस्तों। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। दाव से क्या मिला है? दावाग्नि बना है, क्योंकि दाव मतलब होता है जंगल, यहाँ पर दावाग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग। इसका मतलब ये तीन तो धरती के पर्यायवाची हो गए, किंतु दाव यहाँ पर धरती का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले उसमें ऑप्शन आपका। अब बताइए इसमें अचल और अचला दोनों दिए गए। वसुंधरा भी होता है, रत्नगर्भा भी होता है, अचला भी होता है, किंतु अचल पर्वत को बोला जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? भूमंडल, अचला, इला और वसुधा। विकल्प क्रमांक 4 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है, यहाँ पर धरती के सारे पर्यायवाची किस विकल्प में सही है? तो वह दोस्तों भूमंडल, अचला, इला और वसुधा। अब आपको इतना तो पता होगा भूमंडल भी कहा जाता है, अचला भी आपको बता दिया, वसुधा आपने सुना। अब कुछ विद्यार्थी भ्रमित होंगे, सर इला, ये इला शब्द याद नहीं रहेगा, तो उसके धातु ट्रिक देखिए दोस्तों। इला भी किसे बोला जाता है मेरे दोस्तों? इला भी पृथ्वी को ही बोला जाता है। अब कैसे याद रख सकते हैं? तो आप ऐसा कर लीजिए, इला से बना लीजिए इलाहाबाद। इला से क्या बना लीजिए? इलाहाबाद। और हमें पता है इलाहाबाद कहां पर है? धरती पर मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो। यहाँ पर इलाहाबाद कहां पर है? धरती पर है। इसका मतलब है इला भी किसका पर्यायवाची होता है? धरती का पर्यायवाची होता है। ऐसा दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आपकी ट्रिक से आप ऑप्शन से क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक 4 सही होगा। अच्छा इसके अलावा यदि पृथ्वी के पर्यायवाची आपको याद करना है तो मेरी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। इसके अलावा पृथ्वी के सारे पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है? भूधर आज पृथ्वी बम, मतलब भूधर पर आज क्या गिर गया? बम गिर गया। तो भूधर आज पृथ्वी बम से आप सारे पर्यायवाची याद कर सकते हैं। कैसे बताइए? यहाँ पर मैंने भू को, यहाँ पर मैंने भू को अलग कर लिया और भू से क्या बना लिया? भू, भूमि, भूतल होता है। अगला क्या है? धर, धर से क्या क्या बनेगा मेरे दोस्तों? धरा, धरती, धरणी। अगला क्या है? आज, तो आज में मैंने आ ले लिया, आज से क्या बनेगा? अचला और अग्नि। फिर मैंने जा ले लिया। अब जा से आपको क्या है याद रखना है? जगती। और पृथ्वी से किसके बन जाएंगे? पृथ्वी के। और लास्ट में बम, तो बम में हमने पहले व ले लिया, व से क्या आएगा? वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। और म से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? मही और मैत्री हो जाएगा। इस प्रकार इस ट्रिक से भी आप धरती के पर्यायवाची मेरे दोस्तों याद कर सकते हैं कि भूधर आज पृथ्वी बम। इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले आपने ये ट्रिक नहीं पढ़ी होगी। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन हम दोस्तों 15 आपका ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला आपसे पूछा गया है छंद, जिसे अंग्रेजी में मेट्रस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे लाडलो कि यहाँ पर छंद के कितने भेद होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेट्रस आर देयर? छंद कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प आपके समक्ष 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर ले। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का मतलब 3, तो 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और
तीन कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्तों, इसके में ध्यान से ट्रिक बताता हूं मैं आपको, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। बताइए, अभी तो मैंने आपसे कह दिया कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तीन। अब उन तीन प्रकार के छंदों को दोस्तों याद करने की हमारे धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। आपने भोपाल में कॉलेज का नाम सुना होगा, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, जो आपकी पुरानी विधानसभा के सामने है। आपके कॉलेज का नाम क्या है, एमबीएम। जी दोस्तों, आपने सुना होगा एमबीएम कॉलेज मतलब मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय। और इसी विद्यालय से दोस्तों मैंने बीएससी और एमएससी 2016-14 में दोस्तों क्या है पूरी की थी। मेरा यहाँ पर सारा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसी महाविद्यालय से पूर्ण हुआ है। और कॉलेज का नाम क्या है, एमबीएम, जो कि भोपाल का एक जाना माना कॉलेज है, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय। और यही विद्यालय दोस्तों हमारी ट्रिक बन जाएगा। कैसे, मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर छंद कितने प्रकार के होते हैं, तीन। और तीन कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिक क्या रखना है, एमबीएम कॉलेज। तो एम से आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, एम से आपको ध्यान में रखना है मात्रिक छंद। एक क्या होगा, मात्रिक छंद। और दूसरा आपको वी से क्या रखना है, वी से आप याद रखेंगे वर्णिक छंद, वी से क्या रखेंगे, वर्णिक छंद। और लास्ट मेरे दोस्तों तीसरे एम से याद रखेंगे मुक्तक छंद। तीसरे एम से क्या याद रखेंगे, मुक्तक छंद याद रखेंगे। इस प्रकार एमबीएम से हर एक चीज हालांकि याद करना आसान है, किंतु यदि आप संदीप सर के साथ पढ़ रहे हैं तो दोस्तों हर एक छोटी से छोटी चीज की ट्रिक मैं आपको आपके समझ से लेके आता हूं, जो किसी अन्य कोचिंग संस्था ने किताबों में देखने को नहीं मिलती। हर एक चीज की ट्रिक, हर एक चीज का रामबाण इलाज आपको संदीप सर के द्वारा दोस्तों हमेशा बताया जाएगा। तो तीन प्रकार के छंद होते हैं, याद कैसे करेंगे, एमबीएम, एम का मतलब मात्रिक, वी से वर्णिक, और फिर एम से दोस्तों क्या है, मुक्तक छंद। तो देखो मात्राओं पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं, मात्रिक छंद। वर्णों की संख्या पर आधारित छंद, वर्णिक छंद। और ऐसे छंद जो ना तो मात्राओं पर आधारित होते हैं ना ही वर्णों पर आधारित होते हैं, वो छंद क्या कहलाते हैं, मुक्तक छंद कहलाते हैं मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद कर सकते हैं इस आसान से छोटे से ट्रिक, एमबीएम कॉलेज। और एमबीएम का मतलब मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। चलिए दोस्तों चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है दोस्तों। कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी प्रसिद्ध रचना है। ये आपसे जीके में भी कई बार पूछ लिया जाता है आपका एमपी जीके के अंतर्गत। गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर क्या होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अब याद कैसा करें उसका थोड़ा तरीका होता है, तो बताइए चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है, चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है, क्योंकि चांद को दोस्तों क्या नहीं मिली है, मुक्ति नहीं मिली है। हमारी ट्रिक क्या दोस्तों, याद करने के लिए जो कॉन्सेप्ट में यहाँ लगा रहा हूं क्या, कि चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है, क्योंकि चांद को क्या नहीं मिली है, मुक्ति नहीं मिली है। और मुक्ति का मतलब किससे, गजानन माधव मुक्तिबोध से। क्या है आपका, गजानन माधव मुक्तिबोध से है, गजानन माधव मुक्तिबोध से। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन करें। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन करना है, आपको यहां पर बताना है कौन से शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर की बात कर ले, यहां पर बताइए पर्वत। पर्वत से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी पर्वत की बात नहीं की गई है। यदि आपसे हिमालय पर्वत, यदि आपसे अरावली पर्वत का नाम दे दे तो पर्वतों के नाम दोस्तों व्यक्तिवाचक में आते हैं, किंतु यहाँ पर हमें पर्वत से संपूर्ण पर्वतों का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार पुस्तक, बताइए पुस्तक में किसी स्पेसिफिक पुस्तक का नाम लिखा गया है क्या, कि महाभारत की बात कर रहे हैं, हम बाइबल की बात कर रहे हैं, हम रामायण की बात कर रहे हैं, हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, हम कुरान की बात कर रहे हैं। मतलब हमें पुस्तक का नाम नहीं पता और पुस्तक से हमें समस्त पुस्तकों का बोध हो रहा है, तो यह भी क्या बन जाएगी, जातिवाचक। इस प्रकार ग्रह, बताइए किसी स्पेसिफिक ग्रह का नाम दिया गया है क्या, हमें ग्रह शब्द सुनते ही समस्त ग्रहों के नाम हमारे सामने आने लगते हैं, इसका मतलब है
ग्रह आपका कैसा है, जातिवाचक। तो पर्वत भी जातिवाचक हो गया, पुस्तक भी जातिवाचक होगा, ग्रह भी दोस्तों क्या है, जातिवाचक हो गया। किंतु एकमात्र आपका जो यमुना है ये किसका नाम है, नदी का नाम है। किसका नाम है, नदी का नाम है। और चूंकि नदी अपने आप में जातिवाचक है और नदी का चूंकि नाम मेंशन दे दिया है, तो जहां पर जब भी आपको किसी वस्तु व्यक्ति का नाम मिल जाए तो वहां पर मेरे दोस्तों क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यदि नदी का पूछे तो नदी कैसी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि नदी का नाम दे दिया गया है, जितनी भी आपकी नदियां होंगी, आपकी गंगा है, यमुना है, जमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सारी आपकी नदियों के नाम क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा, यमुना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर भिन्न अर्थ वाले विकल्प का चयन करना है। बताइए 4 विकल्पों में से वह शब्द कौन सा है जो अपने 3 से दोस्तों अलग अर्थ रखता हो। आपके समक्ष आपको भिन्न अर्थ वाले विकल्प का चयन करना है कि 4 विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो भिन्न अर्थ रखता हो। चलिए अब राइट आंसर की बात कर ले दोस्तों। मेघ किसे बोला जाता है, बादल को बोला जाता है। मेघ किसको बोला जाता है, बादल को बोला जाता है। इस प्रकार पयोदर हमें पता है, पय मतलब क्या होता है, पानी। पय मतलब क्या होता है, पानी। और पानी को धारण करने वाला कौन, बादल। इसका मतलब है पयोदर भी कैसे बोला जाता है, बादल को। अब बारिश बताइए, बारी, बारी मतलब भी क्या होता है, पानी। बारी मतलब क्या होता है, पानी। और दग मतलब क्या होता है, देने वाला। जैसे जल में हम द जोड़ दें क्या बन जाएगा, जलद, नीरद। तो द मतलब देने वाला और पानी कौन देता है, बादल। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर नल भी पानी देता है, तो नल को यहाँ पर मैं बारिश कहूंगा। बारिश किसके लिए प्रयुक्त होता है, बादल के लिए। किंतु परंतु प्रसून किसे बोला जाता है, पुष्प को कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसका मतलब है जो 3 हो गए, मेघ, पयोधर और बारिश, ये सारे किसके पराची हो गए, बादल के। जबकि प्रसून का मतलब क्या होता है, पुष्प होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पुष्प। यहाँ पर पुष्प शब्द भिन्न अर्थ मेरे दोस्तों रख रहा है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है दोस्तों, अकर्मक क्रिया का चयन करना दोस्तों। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है वह जान लीजिए। अकर्मक का मतलब है अधन कर्म। अकर्मक का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, जो खुद से हो जाए। ऐसी क्रिया जिसको करने के लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जो खुद ब खुद हो सकती है। जैसे हम बात करें रोना, हंसना। बताइए रोने हंसने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है क्या, हम खुद से रो सकते हैं, हम खुद से हंस सकते हैं। हमें हंसाने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, खुद से हो सकती हैं, वो आपकी अकर्मक कहलाती है। अब बताइए अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा होगा, बताइए। यहां पर लिखा है पहले में क्या, अनुराग फूल तोड़ता है। बताइए यदि आपको सकर्मक और अकर्मक की पहचान करना है तो कई किताबों में आपको एक ट्रिक दे दी जाती है। क्या, कई किताब वाले आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि भाई क्रिया पर क्या, क्रिया पर क्या या किसको लगाकर प्रश्न करो। क्रिया को क्या या किसको लगाकर प्रश्न करो। यदि उत्तर मिल जाए तो क्रिया कैसी, सकर्मक। और यदि आपका उत्तर ना मिले तो अकर्मक। हालांकि यह तरीका सब जगह काम नहीं करता। इसका वास्तविक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में डीप में पढ़ाया होगा, और जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा होगा मैं उनको आगामी समय में जरूर पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर क्या कि अनुराग फूल तोड़ता है, क्या तोड़ रहा है, क्रिया आपकी तोड़ना है, क्या तोड़ता है, फूल। इसका मतलब फूल क्या हो गया, कर्म। इसका मतलब यह तो सकर्मक क्रिया हो गई, ये तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा मेरे दोस्तों। अगला क्या लिखा है, सोनम रोती होता है। सोनम को रोने के लिए किसी चीज की आवश्यकता क्या, सोनम कर्ता हो गई और रोना क्रिया हो गई, इसमें कर्म नहीं है, तो यह कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। किंतु यहाँ पर आगे देखे, मैंने उससे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, ये आपका कर्म है। रानी गुड़िया बनाती है, तो क्या बना रही है, गुड़िया, तो ये गुड़िया कर्म है, पुस्तक कर्म है और फूल कर्म है। जबकि सोनम रोती है, सोनम को रोने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसमें कर्म विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मोहन, सोनम रोती है। अब क्यों रोती
होती है दोस्तों, इसका रीजन है, कारण नहीं बताया गया है। चलिए दोस्तों, हो सकता है वैसे अपने को किसी पर्सनल मैटर में, पर्सनल की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेना, या क्यों रो रही, कुछ होगा मुद्दा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, किसे जिंदगी नामा उपन्यास के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? जी दोस्तों, फटाफट मुझे बताइए कि किस यहाँ पर लेखक या लेखिका को 1990 में, 1980 में सॉरी, उनके उपन्यास कौन सा है? जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए 1980 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें। राइट आंसर की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर कृष्णा सोबती भी वह आपकी लेखिका है जिन्हें 1980 में इनके प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1980 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक और बात रहे, हिंदी में लास्ट बार ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्हें मिला है 53वें नंबर का, कृष्णा सोबती को 2018-19 में कृष्णा सोबती को इनकी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया जा चुका है। हालांकि इनका दोस्तों क्या है, निधन ही हो चुका है। 2019 में इनका निधन भी हो चुका है कृष्णा सोबती का। तो इन्हें 2019 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था मेरे दोस्तों। तो फिलहाल आपको देखो, अब साहित्य अकादमी कब मिला है? 1980 में। किस उपन्यास के लिए? जिंदगी नामा के लिए। याद कैसे करें, उसकी धांसू ट्रिक जानिए दोस्तों कि क्या श्री कृष्ण ने, हमारे ट्रिक या श्री कृष्ण ने सारी जिंदगी किसके नाम कर दी? सोबती के नाम कर दी मेरे दोस्तों। सोबती का मतलब हम यहाँ पर राधा से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं? राधा से। तो हमारी ट्रिक यहाँ पर क्या बन जाएगी कि कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपनी सारी जिंदगी किसके नाम कर दी? सोबती के नाम कर दी। अर्थात इस प्रकार से याद रखेंगे कि कृष्णा सोबती को किसके लिए मिला है? जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मेरे दोस्तों। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा दोस्तों आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगेन यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए, समय कम है, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों इसके कि 4 विकल्पों में से इसका सही आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला आपका, बाग में अनेकों वृक्ष थे। मैंने आपको पहले भी कहा है अनेकों नहीं होता, वो क्या होता है? अनेक होता है। कि भाई बाग में अनेक वृक्ष थे का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा। अनेकों ये अशुद्ध है, इस कारण पहला विकल्प क्या है? गलत। दूसरा दोस्तों क्या है? अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई गई। एक फूलों की नहीं होती होता है, एक फूलों की माला किसी को पहनाते हैं क्या? नहीं, फूलों की एक माला होगा। उल्टा लिखा मेरे दोस्तों, तो यह भी क्या हो गया? गलत। यहाँ पर शुद्ध ये होता कि अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई गई। अगला, भाला एक उपयोगी शस्त्र है। जी दोस्तों, मैंने आपको एक दिन अस्त्र और शस्त्र में अंतर की धांसू ट्रिक बताई थी। अस्त्र को हवा में फेंककर चलाया जाता है और शस्त्र को हाथ में रखकर चलाया जाता है। तो बताइए, जो भाला है जो कि युधिष्ठिर के पास था, यहाँ पर भाले को हम हाथ में रखकर चलाते हैं, इसका मतलब भाला एक उपयोगी शस्त्र है। बिल्कुल क्या है? सही है। अच्छा, वह दंड देने के योग्य है। यहाँ पर देना शब्द अनावश्यक प्रयोग किया गया। डायरेक्ट ऐसा होना था कि वह दंड के योग्य है। तो वह दंड के योग्य का मतलब ही होता है बट दंड देने के पात्र है। तो यहाँ पर देना गलत हो गया। राइट इसका होता है वह दंड के योग्य है। तो इस प्रकार शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर? एकमात्र कि भाला एक उपयोगी शस्त्र है। चलिए दोस्तों चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या लिखा दोस्तों? आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। ये किस संधि को दर्शाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे शेयर नहीं हो। इसका आंसर दीजिए। आ प्लस ई बराबर ए किस संधि को दर्शाता है? चलिए राइट आंसर की बात कर लें। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया है विकल्प क्रमांक 2 का गुण संधि इज द राइट आंसर। मैंने आपको गुण संधि की पहचान बताई थी दोस्तों कि मध्य पद में किसकी मात्रा हो? मध्य पद में यदि ए की मात्रा मिले और ओ की मात्रा मिले तो वहां पर दोस्तों क्या होती है? गुण संधि होती है। जैसे रमेश नवोदय। बताइए यहाँ पर मध्य में किसकी मात्रा है? ए की। इस प्रकार यहाँ पर मध्य में किसकी मात्रा है? ओ की। तो ध्यान रहे, यदि मध्य में
ए की मात्रा होती है और ओ की मात्रा होती है, तो वो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो आ प्लस सी बराबर ए की संधि को दर्शा रहा है मेरे दोस्तों, गुण संधि को दर्शा रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाथ कंगन को आरसी क्या? जी दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका दैनिक जीवन में हम काफी प्रयोग करते हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या? यहाँ पर इसका दोस्तों राइट क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका राइट विकल्प क्या होगा? चलिए देखो, हाथ कंगन को आरसी का मतलब होता है मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो चीज रियल में है, जो रियलिटी है आपकी, जो चीज हकीकत है, उसको देने के, उसको दर्शाने के लिए प्रूफ की आवश्यकता है क्या? मतलब यदि मैं कहूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये प्रत्यक्ष चीज है, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है क्या? या फिर मैं कहूं कि जो आपकी पृथ्वी है वह आपके 365 दिन है, जितना भी दिन घूमती है, मतलब वो सारी चीजें जो ट्रू है, जो रियल है, उन्हें हम कहते हैं कि भैया मैं तो राजा हरिश्चंद्र, जिसे हम बोले राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। तो ये हाथ कंगन को आरसी क्या? मतलब ये प्रत्येक चीज है, इसके मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना भी होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मेरे दोस्तों, क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और जो पढ़ा लिखा है वह क्या है? फारसी भी पढ़ सकता है, उसे फारसी पढ़ने में कोई मेरे दोस्तों दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर हो गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए दोस्तों चलते हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उद्धि। उद्धि का उचित अर्थ नहीं है। जी दोस्तों, आपको बताना है उद्धि का उचित अर्थ कौन सा इसमें नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्धि का अर्थ क्या होगा? चलिए दोस्तों अब राइट आंसर की बात कर लें। पहले भी आपको बता चुका हूं क्लासों में कि उद का मतलब क्या होता है। यदि हम राइट यहां पर देख लें थोड़ा, उद का मतलब होता है मेरे दोस्तों पानी। क्या होता है दोस्तों आपका? पानी। उद का मतलब होता है पानी, और लास्ट में क्या जोड़ा गया है? धी। मैंने कहा था जिन शब्दों के लास्ट में हम धी जोड़ते हैं उसका मतलब होता है भंडार। उसका मतलब क्या होता है? भंडार। अब बताइए यहाँ पर यदि यहाँ पर उद्धि लिखा है, मतलब किसका भंडार? पानी का। इसका मतलब है ये किसका पर्यायवाची लिखा है? समुद्र का पर्यायवाची लिखा है। किसका लिखा है? समुद्र का। तो समुद्र का पर्यायवाची छांट लीजिए। बताइए नीर से, नीर मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी का भंडार, ये भी समुद्र का होगा। पयोधी, पय मतलब क्या होता है? पानी, और धी जोड़ दिया मतलब भंडार, ये भी समुद्र का पर्यायवाची होगा। जल्दी हम बोलते हैं जल्दी लान गए अचरज नाही। तो बताइए जल का मतलब जल से, पानी से, और धी मतलब भंडार। तो जल का भंडार किसे? समुद्र। इसका मतलब है यह भी समुद्र का पर्यायवाची होगा, यह भी समुद्र का, यह भी समुद्र का, यह भी समुद्र का। अब ये दी बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, यहाँ पर दी बेवकूफ बनाने की जोड़ा गया है, क्योंकि हमें पता है दधी मतलब क्या होता है? दही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों उचित अर्थ क्या होगा? दही नहीं होगा। बाकी शेष तीन आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हिंदी गजलों के राजकुमार किसे कहा जाता है? जी दोस्तों कई बार पूछा गया है हिंदी गजलों के राजकुमार किसे कहा जाता है। विकल्प आपके समक्ष शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। यहाँ पर हिंदी गजलों के नाम से, हिंदी गजलों के राजकुमार के नाम से कौन विख्यात है, किसका उपनाम है? चलिए राइट आंसर की बात कर लें। जिन विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है दुष्यंत कुमार, तो दुष्यंत कुमार वेरी गुड इज द दोस्तों राइट आंसर। दुष्यंत कुमार को ही हिंदी गजलों का राजकुमार कहा जाता है। हिंदी की कई गजलें इन्होंने लिखी हैं, इसलिए इन्हें हिंदी गजलों का राजकुमार कहा जाता है। अब बात करें इसके धांसू ट्रिक क्या होगी, याद कैसा करें? तो बताइए हिंदी गजलों के राजकुमार, तो राजकुमार से क्या याद रखेंगे? दुष्यंत कुमार। हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी, कैसे याद करेंगे? राजकुमार से कैसे याद रखें? दुष्यंत कुमार। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि हिंदी गजलों के राजकुमार का मतलब किससे? दुष्यंत कुमार से है। राजकुमार का मतलब दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार का मतलब है कि दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों का राजकुमार कहा जाता है। हिंदी की कई गजलें दुष्यंत कुमार ने लिखी है।
तो आज के सेशन में हमने दोस्तों 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो जिन विद्यार्थियों का आगामी समय जेल प्रहरी का एग्जाम है तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सभी को ऑल द बेस्ट। और घबराने की आवश्यकता नहीं, जब तक आपकी जितनी भी तैयारी हो चुकी है आराम से कीजिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कॉन्फिडेंस रखने का मतलब है कुछ पढ़ लिख कर भी जाएगा, केवल कॉन्फिडेंस लेकर मत चले जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए जाते आते कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या कि हादसा बनकर कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हुआ, हादसा बनकर कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हुआ, वक्त जज्बात को कभी तब्दील नहीं कर सकता और दूर हो जाने से कभी एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में भी कभी तकसील नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का चांद से ही मेरे हर रंग में शामिल तू है, तू किसी राह से भी गुजरे मेरी मंजिल बस तू है। जय दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, राम राम सा।